अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड और आज हम ब्लड पढ़ेंगे। इसमें मौजूद जितने भी सेल्स होते हैं हम उनको स्टडी करेंगे और आज के टॉपिक में आपके मोस्टली यही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ब्लड? द बॉडी ऑफ एन एडल्ट कंटेन्स अबाउट 5 liters of blood and it is important to remember that blood is not just red colored liquid. Blood is a living tissue and just one drop of it may contain about 5 million cells. सबसे पहली बात ये कि एक जो अडल्ट पर्सन होता है, अडल्ट मतलब एक यंग पर्सन जिसकी एज 17-18 के राउंड अबाउट हो, उस पर्सन को हम अडल्ट कहते हैं। उसकी बॉडी में हमारे पास 5 liters ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, हर अडल्ट बॉडी में ऑलमोस्ट 5 liters ऑफ ब्लड पाया जाता है नेचुरली। और जो ब्लड है ये सिर्फ एक रेड कलर का लिक्विड नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग टिश्यू है और इसके एक ड्रॉप में हमारे पास 5 मिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलमोस्ट एक ब्लड के ड्रॉप में 5 मिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इमेजिन कि एक ड्रॉप में इतने सेल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो आप इमेजिन करें कि एक सेल का साइज़ कितना छोटा है। इनफैक्ट ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। ब्लड के 4 मेन पार्ट्स हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ऑल फ्लोटिंग इन ए येलो वाटर लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। और ये एक येलो कलर के वाटर टेक्सचर के या फिर वाटरी नेचर के फ्लूइड में प्रेजेंट होता है और उस फ्लूइड येलोइश फ्लूइड को हम कहते हैं प्लाज्मा। जिस तरह आजकल कोविड के केसेस चल रहे हैं, आपने सुना होगा कि लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। जो कोविड से रिकवर हो जाते हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं, तो ये वही प्लाज्मा है। अगर हम ब्लड में से रेड ब्लड सेल्स को निकाल दें, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को निकाल दें, तो एक येलोइश कलर का फ्लूइड बचेगा और उस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लाज्मा। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट रेड ब्लड सेल्स। Most of the cells in the blood are red blood cells. Each of these is round with both surfaces hollowed out a shape called a biconcave disc. The red color is caused by chemical called hemoglobin. सबसे पहली बात कि जो ब्लड का मेन कंपोनेंट है वो रेड ब्लड सेल्स हैं और ब्लड के अंदर मोस्टली रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी सेल्स कम होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स कम होते हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। अब रेड ब्लड सेल्स की उन्होंने शेप के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि एक बाइकनकेव डिस्क की तरह की शेप का होता है। डिस्क आपने देखी होगी कि उसकी शेप किस तरह से होती है। और बाइकनकेव, बाय का मतलब होता है दोनों, ठीक है, बोथ, बाय मीन्स टू। अब दोनों साइड से उसकी डिस्क लाइक शेप है और कनकेव है। कनकेव शेप आप ये कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये जो उनकी बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, वो कनकेव शेप्ड है। और बाय डिस्क का मतलब, बाय कनकेव का मतलब ये कि ऊपर साइड से भी कनकेव है और नीचे की साइड से भी कनकेव है। दोनों साइड से बाय कनकेव हुई और ये डिस्क शेप्ड, तो इसीलिए इसको कहा गया बाय कनकेव डिस्क। अब ब्लड का जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन इज़ बेसिकली अ प्रोटीन combined with iron and it is what lets the red blood cells carry oxygen. हीमोग्लोबिन हमारी रेड ब्लड सेल्स के लिए और पूरी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन सिर्फ ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड नहीं करती, इसके साथ साथ वो एक मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करवाती है कि ये जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, हमारे सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और रेड ब्लड सेल्स के पास आ जाती है तो वो ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेते हैं और अपने अंदर लेके वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी को, आपको पता है हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ब्लड। हम कहते हैं कि ब्लड प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स ये काम कर रहे हैं। और रेड ब्लड सेल्स ये काम कर रहे हैं एक स्पेसिफिक प्रोटीन की वजह से, जिसको हमने कहा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक्चुअली आयरन के साथ बाउंड होती है। ठीक है, या फिर हम कह लें कि उसके साथ बाइंड हुई होती है। आयरन के साथ ये प्रोटीन बाइंड होती है और ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस, व्हिच मीन्स दैट दे हैव ए शॉर्ट लाइफ ऑफ ओनली अबाउट 100 days. The red cells are broken up in the liver. About 200 million red blood cells die and are replaced every day.
रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो तादाद में तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी इस तरह से कम होती है कि उसका जो लाइफ स्पैन है या फिर उसके जो एज पीरियड है वो छोटा होता है, काफ़ी ऑलमोस्ट 100 डेज़ का होता है। अब जो रेड ब्लड सेल्स डेड हो जाते हैं वो लिवर में जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं और फिर उसकी जिस तरह कह लें कि बॉडी से फिर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं या फिर बॉडी के अंदर उसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है, ठीक है, टूट फूट जाते हैं। एक दिन में ऑलमोस्ट हमारे पास 200 मिलियन यानी कि 200 मिलियन नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और उतने ही रेड ब्लड सेल्स मर जाते हैं। पुराने 200 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, डिकम्पोज हो जाते हैं, मर जाते हैं इन अदर वर्ड्स, और जो नए हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब एक बात ये कि न्यू रेड ब्लड सेल्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है न्यू रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो विच फिल्स द सेंटर ऑफ द लार्जर बोन्स। लार्जर बोन मतलब जो आपकी आर्म की बोन्स है, बड़ी बड़ी बोन्स, जो लेग्स की बोन्स हैं आपके पास, जो वर्टिब्रा की बोन्स हैं, ठीक है, ये सारी लार्जर बोन्स आ जाती हैं। इन लार्जर बोन्स के अंदर अल्लाह ताला ने हमारी बोन मैरो रखी है, उस बोन मैरो के अंदर ये रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। लाइक ऑल सेल्स रेड ब्लड सेल्स हैव ए सेल मेम्ब्रेन बट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ इलास्टिक। तमाम सेल की जिस तरह एक मेम्ब्रेन होती है, अल्लाह ताला ने उसके बाहर एक आउटर कवरिंग बनाई है जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी तरह बाकी सेल्स की तरह रेड ब्लड सेल्स की भी एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको अल्लाह ताला ने इलास्टिक रखा हुआ है। ये इलास्टिक अल्लाह ताला ने इसलिए रखा है ताकि जब ये रेड ब्लड सेल्स ब्लड के समेत छोटी छोटी कैपिलरीज से गुजर रहे होते हैं, आर्टरीज़ कैपिलरीज से गुजर रहे होते हैं, तो इन पे जो कैपिलरीज़ की वॉल्स की फोर्स लग रही होती है ना, उस फोर्स से कहीं ये रेड ब्लड सेल्स डैमेज ना हो जाए, ठीक है, उस दबाव से कहीं ये डैमेज ना हो जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनकी मेम्ब्रेन इलास्टिक रखी है कि अगर इन पे प्रेशर आ भी जाए तो ये इलास्टिसिटी से उसको हैंडल कर लें। दिस अलाउज द सेल टू चेंज शेप एज इट मूव्स थ्रू नैरो ब्लड कैपिलरीज। वही बात जो मैंने आपको बता दी, नैरो मतलब तंग और ब्लड कैपिलरीज मतलब नैरो ब्लड कैपिलरीज, यानी कि तंग तंग कैपिलरीज होती हैं बॉडी में, बिल्कुल पतली बारीक सी। इन 1 mm क्यूब ऑफ ब्लड देयर में भी 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स। अब अगर हम ब्लड का 1 मिलीमीटर क्यूब लेते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 500 नहीं, उसमें हमारे पास 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द मेन जॉब ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब जो मेन फंक्शन यहाँ पे है रेड ब्लड सेल्स का, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि उसका मेन फंक्शन ये है कि वो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी या फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को मेंटेन रखता है ताकि वो ऑक्सीजन को लंग्स से लेके पूरी बॉडी में पहुँचा सके। White blood cells. There are several types of white blood cells. Each type has a different shaped nucleus and on an average a white blood cell is about twice as big as the red blood cell. वाइट ब्लड सेल्स बहुत टाइप्स के होते हैं और उनका हर एक के अंदर अपना अपना डिफरेंट शेप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कुछ वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस आपको बीन शेप्ड मिलेगा यानी कि लोबिये की शक्ल का, कुछ में आपको हॉर्स शेप्ड मिलेगा, कुछ में आपको ओवल शेप्ड मिलेगा, ठीक है, कुछ में इरेगुलर मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वाइट ब्लड सेल है और उसका न्यूक्लियस किस तरह का है। अब एक एवरेज के हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो जो वाइट ब्लड सेल्स का साइज़ होता है वो रेड ब्लड सेल्स से दुगना होता है, ठीक है, उससे ट्वाइस बिगर होता है। एज दे हैव ए न्यूक्लियस वाइट ब्लड सेल्स कैन लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जो वाइट ब्लड सेल्स है उसका लाइफ स्पैन भी रेड ब्लड सेल्स से ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी कम होता है। लेकिन वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है तो इसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो। वाइट ब्लड सेल भी बोन मैरो में बनते हैं जैसे रेड ब्लड सेल बोन मैरो में बनते थे। और इन 1 mm क्यूब ऑफ ब्लड देयर आर अबाउट 6000 वाइट ब्लड सेल्स। अगर हम रेड ब्लड सेल्स का अगर हम ब्लड का 1 mm क्यूब देखें और उसमें रेड ब्लड सेल्स देखें तो तकरीबन 5 मिलियन RBCs उसमें होते हैं। RBCs मतलब रेड ब्लड सेल्स। और अगर हम वही 1 mm क्यूब ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स की रेशो देखें तो वो आपको ऑलमोस्ट 6000 मिलेगी। इससे ज़्यादा मुश्किल है कि आपको मिले। White blood cells help to defend the body against disease. They are constantly on the lookout for harmful bacteria which they destroy by engulfing them.
वाइट ब्लड सेल्स जो होता है हमारी बॉडी को डिसीज़ के अगेंस्ट जो है वो बचाता है, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई डिज़ीज़ आनी हो तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं पहले उससे ख़ुद लड़ने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो इंडिविजुअल है वो अफेक्ट ना हो। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं। एनगल्फ मतलब अपने ही अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ख़त्म कर देते हैं, उसको खा पी लेते हैं। Once this has happened, the white blood cells live only for a few days because they are poisoned by the bacteria they have captured. अब जैसे ही ये होता है वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो थोड़े दिनों के लिए रहते हैं क्योंकि उनके अंदर वो वाला पॉइज़न या वो वाला जहर चले जाता है जो बैक्टीरिया को एनगल्फ करने से उनके अंदर जा सकता था। ये इस तरह से होता है, देखें अगर आपके पास एक बैक्टीरिया जो हार्मफुल है उसके अंदर पॉइजनस मटेरियल है, वो हार्मफुल है, अगर वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को उस बैक्टीरिया से बचाने के लिए उस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेती हैं, उसको खा लेते हैं, तो जो उसके गंदे जर्म्स होते हैं वो निकल के WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा वाइट ब्लड सेल कुछ दिन बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। Next, the yellow pus which comes from an infected wound is dead white blood cells that have been poisoned by the bacteria that caused the infection. अब अक्सर आपने देखा होगा जब हमें पिंपल निकलता है तो वो क्यों निकलता है, क्योंकि बैक्टीरिया अपना इन्फेक्शियस मटेरियल या फिर हार्मफुल मटेरियल हमारी स्किन में छोड़ देता है, ठीक है, और वो हम देखते हैं वो पिंपल थोड़ी थोड़ी देर बाद उसका एक येलो सा कलर का एज बनता है और उस एज को फिर हम जब प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से येलो कलर की पस निकलती है। वो जो पस है वो बेसिकली डेड वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स वो डेड वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि मर जाते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया को अपने अंदर एनगल्फ करके। वाइट ब्लड सेल्स मर जाते हैं और फिर जब वो डेड हो जाते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं पस, कि अब पस निकल रही है, ठीक है, रेशा कहते हैं उर्दू में इसको। नेक्स्ट हमारे पास अच्छा, some white blood cells also produce chemicals called antibodies. These kill germs and change the poisonous chemical produced by germs into harmless substances. Some antibodies remain in the blood for months or even years ago after they have helped you recover from a disease. While they are there, they help to stop you catching the disease again. अब होता कुछ इस तरह से है कि हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं वो कुछ स्पेशल केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। अब एंटीबॉडीज़ वो भी हमारी जो बॉडी है उसको हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाते हैं, बस फ़र्क इतना सा है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं या फिर WCs होते हैं वो ऐसा करते हैं कि हमारा जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उस हार्मफुल बैक्टीरिया को हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देती हैं। हार्मलेस सब्सटेंसेस मतलब कि एक चीज़ जो आपकी बॉडी को नुकसान देने वाली है उसको वो एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर देती हैं जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है, ठीक है, हार्मफुल से हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है ये। Some antibodies remain in the blood for months or even years after they have helped you recover from a disease. कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसे होती हैं कि वो आपकी ब्लड में महीनों तक रहती हैं, ठीक है, जैसे ही वो आपको किसी डिज़ीज़ से बचाती हैं या फिर आपको रिकवर करने में हेल्प करती हैं तो फिर उसके काफ़ी देर बाद वो आपके ब्लड में ही रहती हैं, ताकि अगर आपको दोबारा वो डिज़ीज़ बॉडी में आना चाहे तो वो वहीं से उसको वापस कर दें, ठीक है। वहीं से वापस करने का मतलब है कि वहीं से उसके लिए ना वहीं से उस हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दें, वहीं से उसके लिए इनिशिएटिव स्टेप्स लेना शुरू कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल सेल फ्रेगमेंट्स मेड इन द बोन मैरो। देयर आर अबाउट 2,50,000 प्लेटलेट्स इन 1 mm³ ऑफ ब्लड। सबसे पहली बात तो ये प्लेटलेट्स जो हैं वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं जो कि बोन मैरो में बनी है, ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल जो कि बोन मैरो में बनते हैं। अब आपके अगर 1 mm³ ब्लड है ना तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 2,50,000 प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे। हर प्लेटलेट की एक स्टिकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, स्टिकी मतलब ना इतनी जुड़ी हुई, ना इतनी चिपकने वाली और ना ही मतलब नॉर्मल सी, ना इतनी ज़्यादा चिपकने वाली और ना ही इतनी कम।
इसकी मेम्ब्रेन होती है। ईच प्लेटलेट्स हैज़ अ स्टिकी मेम्ब्रेन बट नो न्यूक्लियस, इसका कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटलेट्स हेल्प टू सील वोंड्स बाय क्लॉटिंग द ब्लड, क्लॉटिंग इज़ व्हेन द ब्लड गोज सॉलिड नियर द वोंड। अच्छा, ये प्लेटलेट्स का फंक्शन आ गया हमारे पास कि प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है। तो इसका मेन फंक्शन यही है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा अगर कहीं आपको कोई कट लगे या फिर माइनर से आपको कोई चोट आए तो आपका थोड़ा सा ब्लड निकलता है, उसके बाद आपका ब्लड पे ऐसा ब्राउन से कलर के स्कार्स बन जाते हैं या फिर जिसको हम कहते हैं ज़ख़म आ जाता है, जिससे फिर ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो ये जो सारा ज़ख़म का नेटवर्क बनाने वाली जो चीज़ है वो प्लेटलेट्स हैं, ताकि हमारे पास ब्लड का लॉस ना हो, ब्लड निकलना बंद हो जाए। नेक्स्ट, प्लाज्मा। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। देख लिया हमने। द रेड एंड वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोट इन प्लाज्मा एंड इज़ वाटर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ substances dissolved in it। अच्छा, जो अब ब्लड का वो जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है और येलोइश इन कलर है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, रेड और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इसके अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, यानी कि इसके अंदर पड़े होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। प्लाज्मा के अंदर वाटर भी होता है और काफ़ी ऐसी डिज़ॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं जिनमें फूड केमिकल्स आ जाते हैं, ग्लूकोज आ जाता है, अमीनो एसिड्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। अच्छा, प्लाज्मा हार्मोन्स भी कैरी करती है। ठीक है, द प्लाज्मा आल्सो कैरीज हार्मोन्स, द बॉडीज केमिकल मैसेंजर्स एज वेल एज वेस्ट केमिकल्स। It carries carbon dioxide from the body back to the lungs and another waste product called urea from the liver to the kidneys. Plasma also contains some blood proteins. प्लाज्मा कुछ हार्मोन्स को भी कैरी करती है, लाइक कोई केमिकल मैसेंजर हो गए बॉडी के, जिन्होंने बॉडी में केमिकल्स के थ्रू मैसेज प्रोवाइड करना होता है, या फिर कुछ वेस्ट केमिकल्स हो गए, लाइक यूरिया का भी यहाँ जिक्र आएगा। ठीक है, यूरिया भी एक वेस्ट केमिकल है। तो आपको ऐसी वेस्ट जो चीज़ें हैं प्लाज्मा में वो भी पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, बॉडी से दोबारा उसको लेके जाता है लंग्स में, और फिर दूसरी वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ये कैरी आउट करने में हेल्प करता है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स ब्लड प्रोटीन्स। जी, प्लाज्मा में ब्लड प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि उसमें फाइब्रिनोजिन, बल्कि अब हम पढ़ने वाले हैं, वन ऑफ दीज इज़ कॉल्ड फाइब्रिनोजिन। उन ब्लड प्रोटीन में से एक है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन हेल्प्स द ब्लड टू क्लॉट, सो सीलिंग अ वुंड। Other blood proteins include antibodies mentioned above, which help to protect us against germs. अच्छा, फाइब्रिनोजिन जो है वो हमें क्लॉट बनाने में मदद करती है, यानी कि वही जहाँ से आपका ब्लड फ्लो कर रहा हो उस पर ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसीजर में हेल्प प्रोवाइड करती है। ठीक है, ताकि वो वूंड को या फिर जो ज़ख़म आपको मिला है उसको सील कर दे, अपने नेटवर्क से उसको सील कर दे और मज़ीद आपका ब्लड लॉस ना हो। और बाकी जो ब्लड प्रोटीन्स है उसमें एंटीबॉडीज़ आ सकती हैं और बहुत कुछ आ सकता है। तो बच्चों, आज का आपका जो लेक्चर था वो इतना ही है। आई होप कि आप इसको रीड करेंगे और आपको समझ आ जाएगा और आपकी कोई क्वेरी भी नहीं होगी। सो आज का इतना ही काम था। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे फिर। अल्लाह हाफिज़।